Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our third episode of class 10th history chapter number 3, that is nationalism in India, भारत में राष्ट्रवाद। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक की, यानी कि हमारी यात्रा 1915 से 1918 तक पहुंच चुकी है। आज हम 1919 और 1920 उन 2 ईयर्स में, उन 2 सालों में, 2 वर्षों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनकी बात करेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट और 1919 में ही उसी वर्ष जलियांवाला बाग की घटना घटित होती है। 1920 में खिलाफत आंदोलन है, उसकी शुरुआत की जाती है। तो इन सब के पीछे क्या कारण थे, क्या हुआ, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में अगर नहीं सुना तो आपने काले कानून के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, पढ़ा, समझा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के जो लोग थे, भारतीय जो थे, वो अंग्रेजी शासन से नाराज़ थे। दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि गांधी जी एक के बाद एक हिट पे हिट आंदोलन दिए जा रहे थे, मतलब पॉपुलर होते जा रहे थे। और गांधी जी भी एक देश में एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का सोच रहे थे। अब अंग्रेज थे तो तेज, आपको भी पता है। अब ये तो है नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं था, उनको सब पता था। और उन्हें ये भी पता था कि देश में हालात उनके खिलाफ बनने वाले हैं, हालात बिगड़ने वाले हैं उनके लिए। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लेके आए। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में पास किया गया। ओके, किसने पास किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके तहत ब्रिटिश पुलिस को असीमित, अनलिमिटेड, इनॉर्मस पावर्स, भारी शक्तियां दे दी जाती है। कब पारित हुआ? 1919 में ब्रिटिश सरकार है 1919 में एक कानून पास करती है जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, और इसने ब्रिटिश पुलिस को अनलिमिटेड पावर दे दी। ये पावर क्यों दी गई? ताकि वो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको दबा सके। ओके, तो 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून पास करती है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ब्रिटिश पुलिस को अनलिमिटेड, असीमित शक्तियां दे दी जाती है। अब क्या शक्तियां मिली कि अब वो किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे की हिरासत में रख सकती थी। यानी कि अब वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना किसी कारण के लिए 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए जेल में रख सकती थी। कभी भी, कहीं भी, बिना कारण के किसी को भी जेल में डाल सकती थी वो, कम से कम 2 साल की। ऐसा इसलिए किया गया था कि जो भी थोड़ा सा देश के खिलाफ, यानी कि उनकी सरकार के खिलाफ बोले, उसको डाल दो जेल में। तो ये सब कुछ किया गया। यानी कि इस कानून को हम बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कह सकते हैं। ना तो अपील कहीं पे कर सकते थे, ना कहीं किसी की दलील सुनी जाती थी, और ना ही कोई वकील का जरिया था। कोर्ट का तो कुछ था ही नहीं, बिना ट्रायल के डाला जाता था। और ये कानून था रॉलेट एक्ट। ओके, समझ में आया क्या था? असीमित शक्तियां मिल गई थी। किस चीज़ की? किसी व्यक्ति को कभी भी, कहीं भी पकड़ने की, जेल में डालने की, कम से कम 2 साल के लिए। और इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और इसे ब्लैक एक्ट, काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या हुआ इसके बाद? रिएक्शन क्या रहा लोगों का? यानी जब ये कानून पारित हुआ तो एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन रहा है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही रॉलेट एक्ट के कानून को लेकर के। हालांकि उसके बाद कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद ये होता कि हम शेयर कीजिए, 100 लोगों को शेयर कीजिए अगर आप इसके खिलाफ हो, तो ऐसा कुछ करते। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त लोगों ने जो तरीके अपनाए इसका विरोध करने के लिए, कि इसका क्या रिएक्शन रहा, तो लोगों ने रैलियों का आयोजन किया, सत्याग्रह का आयोजन किया, धरने प्रदर्शन का आयोजन किया। श्रमिक है वो रेलवे कार्यशालाओं में हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। बड़े बड़े नेताओं ने लेख लिखे न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में। गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने भी इस आंदोलन की आलोचना की। यानी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाता है इस कानून के खिलाफ। जगह जगह पे सत्याग्रह, हड़ताल की जाती है, इसलिए ताकि इस कानून को वापस लिया जा सके। तो ये सब कुछ रिएक्शन रहता है जो नॉर्मल था। कोई भी घटना होती थी तो उस वक्त सत्याग्रह किया जाता था, हड़ताल की जाती थी, लेख लिखे जाते थे, आलोचनाएं की जाती थी। तो इस प्रकार की कार्यवाही ही की जाती थी जो उस वक्त की गई।
अब हम दूसरी घटना जो उसी वर्ष 1919 में घटी थी, रॉलेट एक्ट के कुछ दिनों के बाद ही, वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ये भी आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग में एक घटना घटित होती है, एक ऐतिहासिक घटना घटित होती है जो बेहद दुखद थी। कब होती है? 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी होती है। 13 अप्रैल 1919 को वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ जमा हो गई थी। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे, दो कारणों से आए थे। कुछ लोग आए थे बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए, ओके, और कुछ लोग वहाँ पर आए थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, ओके, विरोध करने के लिए। और यानी कि भीड़ हो चुकी थी दो कारणों से, एक तो बैसाखी मेले के लिए और दूसरा वहाँ पर शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर आए थे। अब शहर से ये बाहर था, जो शहर से बाहर से ज़्यादातर लोग आए थे, उन्हें ये पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये मार्शल लॉ क्या भला, ये मैं बता दूं कि जब किसी शहर में कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो पुलिस की बजाय सेना को वहाँ की सारी प्रशासनिक शक्तियाँ दे दी जाती है, तो उसे हम मार्शल लॉ बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पर क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और जो गांव से लोग आए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, मेला देखने के लिए, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो कब आए थे? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ इकट्ठे हुए? जलियांवाला बाग में। किस कारण से? दो कारण से, कुछ मेले के लिए और कुछ आए विरोध प्रदर्शन के लिए। कैसा? शांतिपूर्ण, ओके। तभी वहाँ पर जनरल डायर एंट्री लेते हैं और सभी जो बाहर निकलने के द्वार होते हैं, गेट होते हैं, उनको बंद कर देते हैं और वहाँ भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश देते हैं। इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। वहाँ पर बताया जाता है एक कुआं है जो लाशों से भर गया था। भगदड़ मच गई थी, बड़े बच्चे बुजुर्ग काफ़ी बड़ी संख्या में मारे गए थे। एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 1000 से अधिक बताए जाते हैं भारतीयों के अनुसार, जबकि अंग्रेज़ इसे 300 या 400 बताते हैं। तो हम सैकड़ों की बात करेंगे कि सैकड़ों लोग इसमें शहीद हो गए थे, मारे गए थे। अब इस घटना के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा? जैसे ये बात या ये घटना हुई, ये खबर आग की तरह फैली। कई उत्तर भारतीय सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गई। जगह जगह पर हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह शुरू हो जाता है। कुछ जगह पर पुलिस के साथ मारपीट और झड़पें भी होती है। सरकारी बिल्डिंगों पर हमले शुरू हो जाते हैं। सरकार ने भी इसको दमन करने का प्रयास किया, लोगों को आतंकित करने की कोशिश की। हिंसा क्योंकि बढ़ चुकी थी, लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंत में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ कि इसको वापस लिया जाए। लेकिन जैसे ही घटनाएं हिंसक होने लगी तो उन्होंने इसको वापस लेने का फैसला लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक बड़ा आंदोलन है वो बाद में शुरू करेंगे, ओके। तो ये था कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये 1919 में घटनाएं। 1920 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, क्यों शुरू किया गया था? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। अब क्या कारण थे, उसके पीछे एक कहानी, बैकग्राउंड है, हमें जाना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार होती है, ओके। ओटोमन तुर्की है वो हार जाता है, जर्मनी की साइड से वहाँ युद्ध लड़ रहा होता, तो उसकी हार होती है। और उस वक्त जो तुर्की के सम्राट जो थे, उसे पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। खलीफा का अर्थ होता है धार्मिक गुरु माना जाता था, मुस्लिम वर्ल्ड का, इस्लामिक वर्ल्ड का, ओके, सभी मुस्लिमों का उसे खलीफा या धार्मिक गुरु माना जाता था। और ये अफवाहें फैल जाती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि उनके साथ एक कठोर शांति संधि होती है जो सभी देशों के साथ होती है, लेकिन अफवाहें ये फैल जाती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया। दोबारा से बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है। तुर्की के सुल्तान को उस वक्त मुस्लिम जगत का खलीफा, धर्मगुरु माना जाता था। ये अफवाहें फैल जाती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इससे भारतीय लोग, भारतीय मुस्लिम वर्ग है वो नाराज़ होते हैं और उन्होंने 1919 में, मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी है उसका गठन करते हैं। किसके लिए?
अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए और खलीफा के समर्थन में, यानी कि खलीफा के समर्थन में और अंग्रेज़ों के विरोध में एक कमेटी का गठन किया जाता है और एक आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। मार्च 1919 में गठन होता है बॉम्बे में और उसके बाद उस आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है जो 1920 में तेजी पकड़ता है। इसके मुख्य नेता होते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु होते हैं। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा वो ये बनेगा कि खिलाफत आंदोलन के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्यों शुरू किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। गांधी जी है इस आंदोलन को एक अच्छा अवसर देखते हैं कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सकता है और इस बहाने मुस्लिम और हिंदुओं को पास लाया जा सकता है, तो देश की एकता के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 1920 सितंबर में एक विशेष अधिवेशन होता है कोलकाता में। वहाँ पर उन्होंने खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक और आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो ये था खिलाफत आंदोलन क्या होता है। अब असहयोग आंदोलन क्या है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड एपिसोड जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की। 1919 और 1920 में क्या क्या हुआ ये हमने जाना रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।